बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आईकॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 2 है। और 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने लेक्चर 1 में किए थे, और उससे 10 से 11 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनको हम अभी देखते हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों मोड में देखते हैं। तो मैं अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसको आपके साथ, इसकी जो स्क्रीन है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे ऑनवर्ड अब हम इनको देखते हैं। तो ये आपके साथ अब देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये शेयरिंग आ गई है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इल्मुल हकीकत और इल्मुल हदायत में फ़र्क बयान करें। इल्मुल हकीकत और इल्मुल हदायत। पहले इल्मुल हकीकत की डेफिनेशन है, ऐसा इल्म जिसमें हालात को जूं का तूं बयान कर दिया जाए और अपनी तरफ से कोई राय ना दी जाए, उसे इल्मुल हकीकत कहते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आजकल अफरात ज़र का मसला है। जो भी हकीकत है, जैसे पेशेंट अगर मरीज को देखता है तो उसे कहता है कि आपको बुखार है। अब जो भी हकीकत आपने देखते हैं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये सारे जो मसाइल हैं जिनको जूं का तूं बयान कर दिया जाता है, इसे कहते हैं इल्मुल हकीकत। और इल्मुल हदायत क्या होता है कि इल्मुल हदायत से मुराद ऐसा इल्म है जिसमें मसला सिर्फ पेश नहीं किया जाता बस, बल्कि इसके हल के लिए तजावीज़ भी दी जाती हैं। वो इल्म जिसमें हम किसी मसले के हल के लिए तजावीज़ देते हैं उसे इल्मुल हकीकत नहीं बल्कि इल्मुल हदायत कहते हैं। मसलन हुकूमत को अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, मरीज को दवाई खानी चाहिए, आबादी बढ़ रही है तो आबादी की रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए। तो ये जो जिसमें चाहिए का वर्ड आता है एंड में हर सेंटेंस के, वो इल्मुल हदायत कहलाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होती है? पॉजिटिव साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी एक्सप्लेन थिंग्स एज दे आर। दोबारा रिपीट कर दूं कि पॉजिटिव साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी एक्सप्लेन थिंग्स एज दे आर। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज अ पुअर नेशन, our population is increasing, कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये जो सारी एग्जांपल्स हैं, दे आर ऑफ पॉजिटिव साइंस। एंड सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज नॉर्मेटिव साइंस. Normative science is that part of science in which we propose some solution to some problem. Normative science is that part of science in which we propose, yeah, we suggest some solution to some existing problem. For example, we should control inflation, we should control the rapid flow of coronavirus, etc. etc. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात में फ़र्क बयान करें। जुज़वी का मतलब है छोटा होना। मुआशियात की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मईशत की छोटी छोटी इकाइयों का मुताला करते हैं, मसलन सार्फिन की आमदनी, किसी एक फर्म की पैदावार, या किसी एक शख्स के अखराजात। तो इनको हम कहते हैं जुज़वी माशियात, जिसमें किसी इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टडी करते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका कि मुआशियात की वो ब्रांच जिसमें हम मईशत का बहसीत मजमूई मुताला करते हैं, एग्रीगेट्स का मुताला करते हैं, उसे कहते हैं कुल्ली मुआशियात। मसलन कौमी आमदनी, मजमूई तलब, मजमूई रसद, ये जो हैं ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं कुल्ली मुआशियात की। अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? In microeconomics we study the economy in small units, yes, small individuals. We study the economy in form of small individuals, for example, income of a consumer, production of a firm, वगैरह etc. And in macroeconomics, second part is macroeconomics. In macroeconomics we study the economy in aggregates, for example, national income, aggregate demand, aggregate supply. ये दोनों में फर्क था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। मुआशी मसला से क्या मुराद है?
ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिया हुआ है कि प्रोफेसर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसके अगर चारों पॉइंट साइमल्टेनियसली इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर जाएं उसे कहते हैं मुआशी मसला। लातादाद ख्वाहिशात, ख्वाहिशात की अहमियत में फ़र्क, कामयाब ज़राए, ज़राए का मुतबादिल इस्तेमाल, अगर ये चारों प्रॉब्लम एक साथ पैदा हो जाएं किसी इकोनॉमी में तो उसे कहते हैं मुआशी मसला। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन इन विच फॉलोइंग फोर थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्वेश्चन है, डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन क्योंकि हो चुका हुआ है पहले, तो क्या है कि इफ फॉलोइंग फोर थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली इन द इकोनॉमी इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो नंबर वन इज अनलिमिटेड वांट्स, difference in importance of wants, scarce means and means have alternative uses। तो ये चारों बातें थी जो रॉबिन्स की डेफिनेशन की बातें थी। अगर चारों एक साथ पैदा हों तो इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। फिर आता है आगे अफादा से क्या मुराद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाजमी पेपर में आता है क्योंकि चैप्टर बदल रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर पे हम जा रहे हैं उस चैप्टर पे। तो क्या है अफादा से क्या मुराद है। अफादा से मुराद किसी शय की वो खसूसियत जो किसी इंसानी हाजत को तस्कीन दे, अफादा कहलाती है। अब वर्ड यू नोटिस करो कि खसूसियत का वर्ड है, खूबी का वर्ड नहीं है ना, आपने खूबी का वर्ड पेपर में लिखना है। किसी शय की वो खसूसियत जो इंसानी हाजत को तस्कीन दे अफादा कहलाती है। मसलन पेन में लिखने की खसूसियत है, और इस तरह सिगरेट में सिगरेट पीने वाले के लिए अफादा है। मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खसूसियत को लिया है अपनी एग्जाम्पल में, तो ताकि इसका ये वाजे हो जाए कि अफादा और फ़ायदामंदी सेम चीज़ नहीं है। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूटिलिटी, डिफाइन यूटिलिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि यूटिलिटी इज द करेक्टरिस्टिक, खुसूसियत को अंग्रेजी में कहते हैं करेक्टरिस्टिक। यूटिलिटी इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। दोनों चीजें हैं, कमोडिटी और अ सर्विस। दोबारा रिपीट करता हूं, यूटिलिटी इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस which satisfies some human want is called utility. For example, pen has utility. Similarly, cigarette has utility for a smoker. तो ये था यूटिलिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफादा और फायदामंदी में फर्क बयान करें। यही जो बात अभी हम कर रहे थे। अफादा की सेम डेफिनेशन है। अफादा से मुराद किसी शय की वो खसूसियत है जो किसी सारफ की तस्कीन का बायस बने। ये आपको मैंने बताया है कि ये खसूसियात अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, मुस्बत भी हो सकती हैं, मनफी भी हो सकती हैं। कि यूटिलिटी इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू ह्यूमन वांट। Characteristics may be positive or negative. For example, cigarette has negative characteristic, but the water has positive characteristic. तो जो फायदामंदी है, ठीक है, फायदामंदी is always a positive term. फॉर एग्जाम्पल, पानी में फ़ायदा है, खुराक में फ़ायदा है, कपड़ों में फ़ायदा है। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है। तो यूटिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। वेयर एज जो बेनिफिट है या जो फ़ायदामंदी है वो सिर्फ ओनली एक पॉजिटिव टर्म है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, मुख्ततम अफादा से क्या मुराद है। क्या डेफिनेशन है इसकी, किसी शय की एक जायद इकाई इस्तेमाल करने से कुल अफादा में जो तब्दीली वाक़या होती है इसे मुख्ततम अफादा कहते हैं। ठीक है, किसी शय की एक जायद इकाई, एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करने से कुल अफादा में जो चेंज आती है इसे मुख्ततम अफादा कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा चेंज यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को, कि the rate of change in total utility due to change in quantity is called marginal utility। दोबारा रिपीट कर दूं, the rate of change in total utility due to change in quantity is called marginal utility। it is net addition to total utility। तो ये था marginal utility के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कुल अफादा से क्या मुराद है। किसी शय की तमाम इकाइयों से हासिल करदा अफादों का मजमूआ कुल अफादा कहलाता है। और सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ये तो पेपर में कम ही आने का चांस होता है, इतना सिंपल। टोटल डिफाइन टोटल यूटिलिटी, द सम ऑफ all utilities obtained from different units of a commodity is called total utility। ठीक है, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कानून आ रहा है, कानून तकलील अफादा मुख्ततम बयान करें।
क्योंकि कानून आ गया, एजम्पशंस पे बेस करते हैं और एजम्पशंस को हम इंडिकेट करते हैं ये लाइन से दीगर हालात बदस्तूर कायम रखते हुए। तो कानून तकलील फादा मुख्तम है ये, दीगर हालात बदस्तूर कायम रखते हुए जब किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो उसका फायदा मुख्तम बतदरीज कम होता चला जाता है, हद तक कि सिफर हो जाता है। इसके बाद भी अगर इस्तेमाल जारी रखा जाए तो फायदा मुख्तम मनफी हो जाता है। 3 फेजेस हैं पहली लाइन के बाद कि दीगर हालात बदस्तूर कायम रखते हुए, उसके बाद 3 स्टेजेस हैं कि अगर किसी चीज को मुसलसल और लगातार आप इस्तेमाल करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पहले डिक्रीज होगी फेज 1, 0 होगी फेज 2 एंड नेगेटिव हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ये फेज 3। तो ये था कानून तकलील फायदा मुख्तम। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अब हम इंग्लिश में क्वेश्चन है, डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या डेफिनेशन है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, other things remaining the same, when we use a commodity continuously, its marginal utility keeps on falling and becomes zero. Even if the use of commodity is continued, the marginal utility becomes negative. तो ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून मसावी अफादा मुख्ततम बयान करें। ये दूसरा लॉ है कंजम्पशन का ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, जो आपने पढ़ी है पेपर अभी आपने आईकॉम की बुक के अंदर। क्या है? ये भी एजम्पशंस पे बेस करता है क्योंकि ये भी इकोनॉमिक्स का लॉ है। दीगर हालात बदस्तूर कायम रहते हुए एक सारिफ को अपने खर्च को बदल बदल कर इस तरह तरतीब देना चाहिए कि वह बाजार से जितनी भी अशिया खरीदे इन सब के मुख्ततम अफादे आपस में बराबर हो जाएं, क्योंकि इसी सूरत में उसका कुल अफादा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो रूल बीच में क्या चल रहा है, जो जो इसमें समझने वाला इसका सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है कि जो भी कमोडिटीज कंज्यूमर बाजार से परचेज करे, जाहिर है बहुत एक चीज पे इक्तफा तो नहीं करेगा कंज्यूमर, अपनी चॉइस में कंज्यूमर हमेशा डाइवर्सिफाइड रहता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि मुख्तलिफ वैरायटी चाहता है अपनी चॉइस के अंदर, अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर। तो जो भी चीजें वो खरीदे उन सब के मुख्तदम मफादे यानी मार्जिनल यूटिलिटीज आपस में इक्वल हो जाएं। इन दैट पर्टिकुलर केस उसका जो टोटल यूटिलिटी है दैट वुड बी मैक्सिमम। अंग्रेजी में डिफाइन करते हैं इसे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Explain law of equi marginal utility. Other things remaining the same, a consumer should arrange his expenditures in such a way that all the commodities he purchases from market may give him equal marginal utilities. In this case, his total utility would be maximum. तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, आज के एजेंडा का लास्ट क्वेश्चन है, सारफ के तवाज़न की शर्त बयान करें। ठीक है, एक सारफ की तस्कीन जिस मुकाम पर ज्यादा से ज्यादा होती है इसे सारफ का तवाज़न कहते हैं। पहले है सारफ की तवाज़न की डेफिनेशन भी इसमें शामिल है। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन नहीं है, दो चीजें हैं क्वेश्चन के अंदर। एक है व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक है गिव द इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो दो चीजों पर मजमुआ है ये क्वेश्चन। तो सारफ की तस्कीन जिस मुकाम पर ज्यादा से ज्यादा होती है उसे कहते हैं जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जो इसका फार्मूला है वो क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए। ए बी सी कमोडिटीज के नाम है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सी, अप टू सो ऑन, जितनी भी कमोडिटीज हैं। तो ये अंग्रेजी में भी इसको अंग्रेजी में भी यही है कि कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। सुन लो इसकी डेफिनेशन, डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, व्हेन हिज टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इट इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। वो इक्वेशन आपने लिख देनी है इंग्लिश में भी। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन जो आज के दिन हमने करने थे। इनको आप सुने, समझें और अपनी कॉपी पे याद करके लिखें। यहां से देख के नकल करके ना लिखें, बल्कि ये रफ पेपर्स के ऊपर सवाल लिख लें, ओनली राइट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के नीचे स्पेस छोड़ दें खाली। सेल्फ टेस्ट, अपनी सेल्फ असेसमेंट करते रहें।
याद करके लिखने का फ़ायदा होगा, महज़ मेरे लिखे हुए को देख के अब छापा लगा देना का कोई फ़ायदा नहीं है। छापा खाना ना खोलें, बल्कि चीज़ों को याद करें। इनको अब टाइम बहुत थोड़ा है और इसी तरह इन हालात में हमने बुरे हालात के अंदर भी चलना है। तो अ जो महारत ये होती है, काबिलियत ये होती है कि हम अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर एक डिसएडवांटेज हमें फेस करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन की सूरत में, तो एडवांटेज ये होगा कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं अपने फायदे के लिए। जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन शुएब अख्तर को जब समझ गए थे, तो शुएब अख्तर की 100 मील फी घंटा की रफ्तार से आने वाली गेंद को वो सिर्फ हल्का सा फ्लिक करके बाउंड्री से बाहर फेंक देते थे, क्योंकि वो एक हाई स्पीड बॉलिंग का जो उनको डिसएडवांटेज था, उस डिसएडवांटेज को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करते थे टाइमिंग के साथ। तो ये समझने वाली बात है कि इस लॉकडाउन को गनीमत जानो, इस कंप्यूटर फैसिलिटी को, मोबाइल फैसिलिटीज को अल्लाह की गनीमत जानो और इसमें रहते हुए आप तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।